दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। आज इस न्यूज चैनल में हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का पार्लियामेंट के वीडियो का शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे, यानी वो मुद्दे जिनको असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकी से पार्लियामेंट में उठाया। लेकिन इस पर बात करना भी जरूरी है, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझिए कि इस पार्लियामेंट में जो ये बयान असदुद्दीन ओवैसी का हुआ है, इससे भक्तों को आग क्यों लगी हुई है, क्यों भक्त इस बयान से इतना जले हुए हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि पार्लियामेंट का जलसा अभी बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में आते हैं तो सबसे ज्यादा शोरगुल और हल्ला यहीं से होता है। यहीं से असदुद्दीन ओवैसी की पहचान बनी है कि वो ना मजलूमों की आवाज पार्लियामेंट में उठाते हैं। पार्लियामेंट में उनका बयान बहुत दिनों बाद हुआ और 11 मिनट के अंदर 11 से ज्यादा मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी ने बेबाकी के साथ उठा दिए। थोड़ी बात कही और ज्यादा थोड़े अल्फाज में बात कही, लेकिन ज्यादा मतलब सरकार को और देश के लोगों को समझा दिया। अब भक्त यूं जले हुए हैं कि ये क्या इंसान है, क्या इसके पास दिमाग है कि इसने 11 मिनट के अंदर इतने अहम मुद्दे उठाए और बेबाकी से अपनी राय रखी। बीजेपी का या दूसरे आरएसएस संघ का अगर एक एमपी खड़ा हो जाए बोलने के लिए, उसको आधा घंटा दे दिया जाए, तब भी एक मुद्दे पर सही से नहीं बोल सकता। आइए एक एक करके वो शॉर्ट वीडियो आपको दिखाता हूं और अलग अलग बिल्कुल मुख्तसर सा करके वीडियो आपके लिए बनाया है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भक्तों को पता चले कि ये एक बैरिस्टर है जिसको बोलना भी आता है और अपनी बात को रखना भी आता है और सरकार से अपने लिए हक छीनना भी आता है। बात का आगाज उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूं जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना है और इस चीन ने 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर हमारे 20 सिपाहियों को मार दिया और उनकी मौत, उनकी शहादत रायगा जाने दे रही हुकूमत। जिस मुकाम पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4, PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन, भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डरकर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है। सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापिस लेना पड़ेगा। बहरहाल सर, ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यह सबसे बड़ा काला है। आप डरते हैं, आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को। आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए, किसी ईना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। ईना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। अच्छा, बात कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा, उसको अवार्ड देते हैं आप। सर, इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? एक साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट्स पुलिस, उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। 26 जनवरी। सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2 मिनट सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से, आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान के कातिल कौन है? क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था, एक तो अब तक नहीं पकड़े आप। अच्छा सर,
आखिर में मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 11 में से 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड है सर। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया है सर। पूर्णिया का एयरपोर्ट, सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? अब आ जाइए सर माइनॉरिटीज पर। 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, मैं पुकार रहा हूं, मुतालबा कर रहा हूं कि डिमांड करो। सरकार ने 2020-21 में 3 स्कॉलरशिप के लिए 2265 करोड़ का ऐलान किया। कितने पैसे आपने दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 436 करोड़ रुपए। किसको झूठ बना रहे हैं आप? पढ़िए आप लोग। अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों को कितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। 36,000 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। और सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों की है, लेडीज की है। आप बोलते नहीं है। इसीलिए सर मैं आखिर में आपके जरिए से हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम हैं, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपना नहीं है। जिल्ले-लाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपना का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा अस्सी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।